वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. वसुधैव नमस्कार 102.6 एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। पेश है आकाशवाणी की खास प्रस्तुति मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ज्ञान, स्किल, नॉलेज, इसका आदान प्रदान तो हमेशा से ही चलता रहा है और समय के साथ इसका स्वरूप भी बदलता रहा है। बदलते हुए वक्त के साथ इसकी स्पीड भी बदली है और साथ ही साथ इसका कंटेंट भी। जी हाँ, क्या और कैसे। किसी भी तरह का ज्ञान अर्जन करना हो, कोई भी नॉलेज गेन करनी हो, तो यही दो नियम हैं, क्या और कैसे, जो लगातार बदलते हैं और ज़माने के साथ आपको जोड़ते हैं और उसके साथ साथ हम भी आगे बढ़ते रहते हैं। ज्ञान वो चीज़ है जो जोड़ता है हमारी आपसी समझ के तार और समय के साथ मिलकर चलने के लिए देता है आपको रफ्तार। और खासकर ये समय है टेक्नोलॉजी का, तेज और तुरंत यानी कि इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन का, लगातार अपग्रेडेशन का, और नॉलेज में भी डेमोक्रेसी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में बदलती हुई इस दुनिया के साथ नॉलेज को गेन करना, किसी भी स्किल के लिए अपने आप को अपग्रेड करना, ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत भी बन गए हैं और साथ ही साथ इसके लिए एक दूसरे के सहारे की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस हो रही है। आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम 102.6 एफएम रेनबो पर। मेरा नाम है स्वाति और इस प्रोग्राम में खास तौर पर हम लोग बात करते हैं, पहुंचाते हैं आप तक G20 से जुड़ी हुई सारी जानकारी और होने वाली सभी गतिविधियां जो हो रही हैं और वो किस तरह से आपकी और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाली हैं। ये सभी जानकारी आपको देते हैं हम इस कार्यक्रम के जरिए सिर्फ और सिर्फ 102.6 एफएम रेनबो पर। आज बात करेंगे हम एजुकेशन की। एजुकेशन का बदलता हुआ स्वरूप और उसमें क्या है G20 का रोल, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से आगे आने वाले वक्त के लिए ये पॉलिसीज़ और ये प्लान्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इस विषय में हम बात करेंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनके पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉलिटिकल कमेंट्री हम लोग पढ़ते रहते हैं लगातार। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, जैसा कि मैंने अपने श्रोताओं को बताया, G20 का अपना एक अलग रोल है, बहुत बड़ा समूह है जो कि एक साथ आता है। जब एजुकेशन की हम बात करते हैं तो हाल ही में मैंने इसके बारे में जो जाना और समझा वो ये था दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेटर कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। एजुकेशन में जब हम कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं? धन्यवाद स्वाति जी। जैसा आप समझती हैं और बेहतर समझती हैं कि जिस विश्व में हम रह रहे हैं, जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जिसमें हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं और उस इंटरडिपेंडेंस से हम किस प्रकार से म्यूचुअली बेनिफिट कर सकते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि कोई कंसल्टेशन मैकेनिज्म हो, कोई एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हो, और वही G20 का काम है, क्योंकि विकसित और विकासशील राज्यों को एक साथ लाने की एक का प्रयत्न है ताकि दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त कर सकें। अब उस लाभ की दिशा में, जैसा हम सब जानते हैं, वर्षों से जानते हैं कि शिक्षा का एक योगदान ऐसा होता है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कहते हैं कि गुण ही ज्ञान है, और शिक्षा जो है वो हम में गुणों का विकास करता है, कौशल का विकास करता है जी। तो विकसित विश्व किस प्रकार से अपनी शिक्षा व्यवस्था के कारण विकसित बना और किस प्रकार से मानव जो पोटेंशियल्स हैं, जो मनुष्य के पोटेंशियल्स हैं, उनका विकास किस प्रकार से हो सके, और उस संबंध में क्या योजनाएं बननी चाहिए, उस संबंध में क्या सहयोग होना चाहिए, कैसा एक्सचेंज होना चाहिए, इसके लिए G20 का जो वर्किंग ग्रुप है एजुकेशन का, वह संकल्पित रहता है और इसी संबंध में कोलैबोरेशंस की इसमें कोशिश की जाती है, संस्थाओं के आधार पर, विद्यार्थियों के स्तर पर, शिक्षकों के स्तर पर, रिसर्च के स्तर पर, और आप देखें तो कहीं ना कहीं इसके आधार से कल्चरल सांस्कृतिक जो एक्सचेंज होता है वो भी इसमें हो पाता है जी। और हम जानते हैं कि किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू की गई है और उससे एजुकेशन का स्वरूप भारत में तो बदला ही है, साथ ही साथ पूरे विश्व की नज़र जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे है उसे भी जानने समझने के लिए बहुत कुछ मिला है। एजुकेशन से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी और खासतौर पर उसमें G20 का रोल क्या है और किस तरह से एजुकेशन का स्वरूप आगे बदलने वाला है, ये सभी जानकारी हम ले रहे हैं डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह से, जो आज हमारे
साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। 102.6 FM रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, और साथ ही इस कार्यक्रम में हर बार हम आपसे पूछते हैं एक सवाल। तो आज का सवाल क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिजनेस 20 जो ग्रुप है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो, और बात हो रही है एजुकेशन की। एजुकेशन जो है वो लगातार बदल रही है और बदलते हुए ज़माने में अपने आप को अपग्रेड रखने की ज़रूरत भी बदल रही है, मगर उसके साथ साथ एजुकेशन का जो कहना चाहिए रोल है, उसका अपना जो मकसद है वो भी बदल रहा है। तो बदलती हुई इस दुनिया के साथ क्या क्या चीज़ें बदली हैं, ये सभी हम आपको बता रहे हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम जो यहाँ पे चल रहा है वो है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। G20 पे आधारित ये एक सीरीज़ है जिसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पे। आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। इसमें हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम हिंदू कॉलेज, और साथ ही मल्टीपल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनके पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल कमेंट्री एंड ऑफ कोर्स ऑपेड्स जो है वो लगातार हम लोग देखते और सुनते रहते हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम एजुकेशन के रोल की बात करते हैं, हम जानते हैं कि दुनिया में इसका जो है ज्ञान अर्जन जो है, जितनी तेज़ी से वो हम ज्ञान अर्जन करते जा रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से उसका विस्तार भी होता जा रहा है। तो ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल ऑफ G20, एजुकेशन उसमें एक बहुत ही बड़ा प्रायोरिटी एरिया है। तो एजुकेशन का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो आप हमारे श्रोताओं को बताएं। स्वाति जी, जैसा आप जानती हैं 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो स्थापित किए गए थे, और ये सोचा गया था कि वर्ष 2030 तक, या सोचा गया है कह सकते हैं, वर्ष 2030 तक हम निर्धनता पर काबू पा लेंगे, असमानताओं को हटा देंगे, और एक पीसफुल और एक प्रॉस्परस वर्ल्ड जो है उसके प्रति हम आगे बढ़ गए होंगे। अब जाहिर तौर पर वैश्वीकृत व्यवस्था में, ग्लोबलाइज सिस्टम में उसके जो लाभ हैं उसको प्राप्त करने के लिए ये तो आवश्यक है ना कि हम अपने गुणों का विकास करें, कौशल का विकास करें, हम क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग लाएं, हम एक ऐसी गुणवत्ता आधारित शिक्षा का विकास करें जिससे कि हम शोध करके नए आयामों की स्थापना कर सकें। तो जाहिर तौर पर ये बिल्कुल तय है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और खास करके आप देखें तो SDGs के जो का ट्रैक 4 है, उस 4 में ये कहा गया है कि जब तक गुणवत्ता आधारित शिक्षा ना हो जाए, जब तक क्वालिटेटिव एजुकेशन ना आ जाए, जब तक शोध में एक पैनापन ना आ जाए, जब तक जो करिकुलम है उसका विकास इस प्रकार से ना हो जाए कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उस पर हम विजय प्राप्त कर सके, तो इन सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा में अनुसंधान करें, शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करें, ह्यूमन पोटेंशियल्स का विकास कर पाएं। जब तक ह्यूमन पोटेंशियल्स का विकास नहीं होगा तब तक हम एक जो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड और वन फ्यूचर जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, एक फ्यूचर है, एक हमारा विश्व है, एक हमारी धरती है, एक हमारा परिवार है, जो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे पुरानी गाथाओं में भी जिसका वर्णन है, जो उपनिषद में जिसका वर्णन है, तो उस संकुचित दायरे से निकलकर हम एक ऐसा विकास कर सकें जो कि समावेशी हो, जो कि इंक्लूसिव हो, और जिसमें कि सबको एक अपने कौशल को, अपने पोटेंशियल को प्राप्त करने का मौका मिल सके। इसलिए ज़रूरी है कि राज्यों में, व्यक्तियों में, समाजों में कोई कोलैबोरेशन हो, और शिक्षा शायद वो एक धूड़ है, वो एक फोकल पॉइंट है जो सबों को जोड़ती है। से ही ये जो आप वसुधैव कुटुंबकम कह रही हैं, आपको पता है ये जो हमारा जो श्लोक है संस्कृत में, वो ये कहता है कि ये अयम निजम परो वेति गणना, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तो संकुचित प्रवृत्ति के लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरा विश्व उनके कुटुंब के समान है। तो वो उदारता जो है, वो लिबरलिटी जिसको हम आज कहते हैं, वो लिबरलिटी शिक्षा से ही आती है, क्योंकि शिक्षा जो है आपके चरित्र का विकास करता है, और आपको मैं से निकलकर आप तक पहुंचने के लिए जो दूरी तय करना होता है, उस दूरी को तय करने में शिक्षा जो है उसकी अलग भूमिका होती है। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम एक पीसफुल वर्ल्ड और एक प्रॉस्परस वर्ल्ड की प्राप्ति कर सकें, और शिक्षा वो एक बहुत बड़ा तरीका है जिससे कि हम सब मिलकर एक समेकित, एक इंक्लूसिव वर्ल्ड की स्थापना कर सकते हैं।
जी, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं और हम सभी को इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत भी है। और G20 में भी लगातार उन गोल्स के ऊपर काम किया जा रहा है जो इस दुनिया को एक बेहतर वर्ल्ड बना सके, ज़्यादा इंक्लूसिव बना सके, ज़्यादा सस्टेनेबल बना सके। इसके लिए आपके दिल को और दिमाग को बहुत बड़ा होना होता है और ज्ञान जो है यानी एजुकेशन जो है वो हर तरह से आपके कहना चाहिए कि आपके माइंड को बड़ा करने में, इट ब्रॉडन्स योर माइंड, तो ये करने में आपकी मदद करती हैं। और इसी से जुड़ा जो है ना, इसी इंक्लूसिव पॉलिसीज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े जो एजुकेशन के गोल्स हैं हमारे G20 के, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पे। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है हमारा बहुत ही स्पेशल सीरीज। ये प्रोग्राम आधारित है G20 के ऊपर। प्रोग्राम का नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इस विषय में आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। तो G20 एंड एजुकेशन एक बहुत ही प्रायोरिटी एरिया है और ख़ास तौर पे इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है उससे जुड़ा हुआ है। और साथ ही हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन जो है लगातार बदलते हुई दुनिया के साथ उसे रीइन्वेंट भी करना पड़ता है, रीइमेजिन भी करना पड़ता है। मगर ये सब कुछ होता कैसे है? ये सब कुछ होता है जब बहुत से लोग मिलकर एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, उसी से ज्ञान अर्जन के और उसे बांटने के नए नए रास्ते खुलते हैं। हाल ही में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह और इनसे हम बात कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे आज के इस प्रोग्राम में एजुकेशन के बारे में। डॉक्टर सिंह, आप हमें बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी जानते हैं कि G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। दिस वाज सेकेंड मीटिंग। पहली मीटिंग हुई थी और अभी ये सेकेंड मीटिंग जो है वो अमृतसर में हुई है। तो ये जो मीटिंग्स हुई हैं इनके क्या हाईलाइट्स रहे, क्या डिस्कशंस रहे? स्वाति जी, जो ये एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप है इसकी स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी, खास करके जब अर्जेंटीना G20 का प्रेसिडेंट था। और तब से इसका उद्देश्य ये रहता है कि किस प्रकार से शैक्षणिक व्यवस्था जो है उसमें लर्निंग आउटकम्स हमारे जो हैं वो बेहतर हों, औचित्यपूर्ण हों, इक्विटेबल हों, और खास करके तकनीक, डिजिटलाइजेशन, यूनिवर्सल क्वालिटी कैसे इसका इम्प्रूवमेंट हो, राज्यों के बीच में और संस्थाओं के बीच में कैसे सहयोग हो, इन सब चीज़ों पर इनका बल होता है। उसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो भारत की अध्यक्षता में ही अभी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक चेन्नई में हुआ था और एक अब अभी अमृतसर में पिछले ही महीने, इसी महीने मार्च में ही हुआ है। और मेरे ख्याल से 2 और मीटिंग्स अभी जो हैं वो मेरे ख्याल से भुवनेश्वर और पुणे में ये होने वाली हैं। जहाँ तक चेन्नई का सवाल है, चेन्नई की जो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी उसका जोर जो था वो एक एक्सेसिबल और इक्विटेबल एजुकेशन व्यवस्था जो KG से लेकर 12वीं तक किस प्रकार से फाउंडेशनल लर्निंग जो है वो बेहतर हो, उस पर था। खास करके जैसे बाद में आपको पता है कि भारत ने निपुण एक प्रोग्राम है जो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से चलता है, जिसका काम है कि जो फाउंडेशनल लर्निंग हो और न्यूमरेसी में जो बच्चे हैं उनमें कौशलता का विकास हो। तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स के बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस संबंध में बातें की गई थी। और तकनीक आधारित शिक्षा का क्या की दिशा क्या हो, डायरेक्शन क्या हो, किस रूप से उसमें क्वालिटी जोड़ा जाए, किस प्रकार से अच्छे शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए, किस प्रकार से शिक्षक अपने शिक्षण से लोगों को लाभ और लाभान्वित कर सकें। उसके साथ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एजुकेशन तो ठीक है, पर एजुकेशन से किस प्रकार से रोजगार के जो अवसर हैं उनको प्राप्त किया जा सकेगा। और रिसर्च और नवाचार, इनोवेशन और रिसर्च, इन सब चीज़ों को कैसे बढ़ावा मिले, ये पहली जो वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी उस पर इन सभी चीज़ों पर उस पर बल दिया गया था। और ख़ास करके सरकार का यह बल था कि अगर हम वाकई SDGs को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वाकई हम सस्टेनेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, या वाकई जैसा प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं लाइफ जो मिशन है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना शिक्षा के ये संभव नहीं है। इसलिए पहले वर्किंग ग्रुप में इन चीज़ों पर मूल्यात्मक रूप से बल दिया गया था। जबकि जो दूसरी जो मीटिंग हुई जो अभी अमृतसर में जैसा आप बता रही थी वो हुआ, उसका जोर जो था वो रिसर्च और कोलैबोरेशन पे था
कि संस्थाओं के बीच में, और खास करके भारत और अन्य विकसित राज्यों के जो अच्छी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में किस प्रकार से मोटिवेशनल इनपुट हो सके, वो किस प्रकार के किन क्षेत्रों में योगदान कर सकें, या किन क्षेत्रों में रिसर्च हो सके, या किस प्रकार से लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो बात हम कहते हैं, आजीवन हम शिक्षा प्राप्त करते रहें, उन्हें उसे किस प्रकार से हम रियलाइज कर सकते हैं, इस पे था। पर एक बहुत बड़ा जो इनपुट इसमें था, जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा, वो था जेंडर इक्वालिटी पे, कि किस प्रकार से हमारी जो महिलाएं हैं और विकासशील देशों में जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं पर किस प्रकार से ध्यान दिया जा सके, पार्टिसिपेटिव लर्निंग कैसे हो सके, ग्रास रूट बेसिस पे हम किस प्रकार से शिक्षा को उस प्रकार से सहमति मूलक बनाए और शिक्षा से लोगों को किस प्रकार से लाभ हो सके। और सबसे बड़ी बात जो थी, एकेडमिया एक विश्व है, एक प्राइवेट सेक्टर का एक विश्व है, और साथ साथ इसके साथ एक समाज भी है। तो समाज और कॉरपोरेट वर्ल्ड और एकेडमिया, इन तीनों के बीच में जो अलग अलग की दूरियां हैं, उनको कैसे पाट सके हम, कैसे उसको ब्रिज कर सके, ताकि हम एक विश्व की परिकल्पना, एक समाज की परिकल्पना जो करते हैं, उसके लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसलिए ये जो सेकेंड मीटिंग ग्रुप हुई थी अमृतसर में, इन बातों पर उस पर विचार किया गया था। जी, किस तरह से एक बेहतर और इंक्लूसिव वर्ल्ड बन सके, किस तरह से रिसर्च, इनोवेशन, नॉलेज के लिए सभी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के काम आ सकें, ये सब कुछ हम एक दूसरे से सीख सकें। हर दिन कुछ नया लेकर आता है, हर दिन कुछ नया सीखने को भी मिलता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इसी प्रोग्राम में कि G20 की जो शुरुआत हुई है हमारी प्रेसिडेंसी की, तो उस समय एक यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम जो है वो किया गया था, जिसमें 75 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट भी किया था। उसके कुछ अंश भी हमने आपको सुनवाए थे इसी प्रोग्राम में। फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह हैं, जिन्होंने अभी हमें बताया कि किस तरह से G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, उसमें क्या कुछ डिस्कशंस हुए, इन मीटिंग्स की क्या ज़रूरत है, इस समन्वय की क्या ज़रूरत है, इस पूरे समूह को एक साथ आके चर्चा करने की क्या ज़रूरत है। ये बताने के लिए मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि IIT हैदराबाद के जो डायरेक्टर हैं BS मूर्ति, जिन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट भी किया था, इन मीटिंग्स की सिग्निफिकेंस पे उनका क्या कहना है। So this is a meeting where we are trying to come together to solve global problems. You know, most of the Indian problems are also in the global problems. For example, if you talk of clean air, potable water, all these are disaster management. Every one of these are global problems. So there is a need that we come together, collaborate, and take the strengths of each of these countries and then move forward in terms of solving problems and bringing up solutions for the global world. So that's the whole idea. There is a need for a lot of inclusivity in this. Definitely colleges which are second tier and the third tier institutions have to be brought together. There is a lot of effort in that direction. Our new education program also talks about bringing them together. And so we are also talking about not only creating and solving the problems, global problems, research and development problems, but also coming up with educational programs which can be joint educational programs so that we create new human resources for the future who are capable of solving the future problems of the country and of the world. And in that direction, the involvement of as many number of colleges is very useful. अभी आपने सुना IIT हैदराबाद के डायरेक्टर BS मूर्ति को बता रहे थे कि इन मीटिंग्स की सिग्निफिकेंस क्या है, और इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। हम सभी जानते हैं कि G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और जब इतने बड़े ग्रुप्स एक साथ आते हैं तो दुनिया की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन आते हैं। इसीलिए G20 से जुड़ी सभी जानकारी हम अब तक पहुंचाते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसे सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पे। ये है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पे, और आज बात कर रहे हैं हम एजुकेशन के बारे में। भारत का स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, इस समय बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन के ऊपर। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन क्या है, डॉक्टर सिंह आप हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को, कि इस चीज़ के ऊपर जो इतना जोर दिया जा रहा है उसकी क्या वजह है, और एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन हम किसे कहते हैं। स्वाति जी, देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन हम इसलिए हमें चाहिए खास करके क्योंकि हमें ये आवश्यकता है कि हम शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है, क्वालिटी एजुकेशन, वो हम देश के कोने कोने तक, शहरों तक, गांवों तक, हर कोने तक ले जाएं,
और जाहिर तौर पर शिक्षा के लिए संरचनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका तो होती ही है, लेकिन अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है उसके बियॉन्ड जाना है तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी आधारित जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसका लाभ लेना पड़ता है या उसका सहारा लेना पड़ता है। आप देखेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है खास करके उसमें इस पर बहुत बड़ा बल दिया गया था। ये ठीक है कि G20 में भी इस पर बल दिया जा रहा है, परंतु अगर आप देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही आ गया था और 2020 के पॉलिसी के अंतर्गत ही आप देखें कुछ ऐसी योजनाओं की शुरुआत की गई जिसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। जैसे खास करके निपुण भारत एक स्कीम था, जिसका फुल फॉर्म अगर कहें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और इसका जो जोड़ था वो ये है कि ग्रेड 3 तक का जो बच्चा है कम से कम उसको लिखने, पढ़ने और न्यूमरेसी स्किल्स में कुछ जो आरंभिक जो ज्ञान है वो प्राप्त हो जाए। इसके अलावा और भी व्यवस्थाएं की गई हैं। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ स्किल लैब्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑटोमेशन। तो इस प्रकार के कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो देश में चल रहे हैं और जो शिक्षा मंत्रालय जिसको स्वरूप भी दे रही है, जिसको रूप भी दे रही है और उसके लिए धन मुहैया भी करा रही है, ताकि कोशिश ये की जा रही है कि जो लर्निंग है वो हैप्पी लर्निंग हो और गुणवत्ता पर भी हो और इक्विटी और एक्सेस, ये जो दो बड़े पिलर होते हैं शिक्षा व्यवस्था में कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो गुणवत्ता आधारित होनी चाहिए और किसको मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को, खास करके जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो समाज में वल्नरेबल सेक्शन है, महिलाएं हैं, उन सब को, ताकि स्वावलंबन उनसे आ सके, ताकि सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें और जो मुख्य धारा में वो जुड़ भी सके, जिसको आप कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट कहते हैं, एम्पावरमेंट कहते हैं। तो शिक्षा एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा आधार है और खास करके ये हमेशा हम जानते हैं कि शिक्षा जो है वो उसके जो प्रतिफल होते हैं वो आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है 10 वर्षों के बाद उसका प्रतिफल दिखे। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार जो इस प्रकार के प्रयत्न कर रही है, जिससे सब जो प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये कोई एक इसको आप ऐसे ना देखें, सबका साथ और सबका विकास तो तभी हो सकता है ना जब सब योग्य बने, सब में कौशल का विकास हो। तो मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा है उसका मूल मंत्र यही है। और इसलिए आप अगर देखें, मैं एक सेकंड और आपका लूंगा, अगर आप देखें तो इस बार का जो बजट है फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे उसमें प्रत्याशित वृद्धि है 13% जो है उस बजट में, रूपरेखा में वो बजट का जो एलोकेशन है एजुकेशन का वो 1,12,899.47 करोड़ का जो आउटले है, जिसमें कि स्कूल की शिक्षा और जो हायर एजुकेशन है दोनों को बराबर का योगदान दिया गया है, बराबर की महत्वता दी गई है। तो ये सब बातें इसीलिए की जा रही हैं ताकि तकनीकी आधारित शिक्षा, कौशल और साथ साथ गुणवत्ता आधारित शिक्षा और इक्विटी और औचित्यपूर्ण शिक्षा जो है इन सब का विकास होके। वैसे भी भारत में आप देखें जो एडटेक कंपनियां हैं वो काफ़ी तरक्की कर रही हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है आपके डिस्टेंस को भी, मतलब टेक्नोलॉजी से आप डिस्टेंस को भी पाट सकते हैं, टेक्नोलॉजी से आप दिल्ली में बढ़कर सुदूर क्षेत्रों में, आप जैसे देखेंगे यूनिवर्सिटीज के स्तर पर यूजीसी के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको हम विद्या विस्तार कहते हैं। और ये विद्या विस्तार क्या है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जो है वो हैंड होल्डिंग करता है जो किसी देश के किसी सुदूर क्षेत्र में हो, और उससे उनको भी प्रेरणा मिलती है और उन तक भी जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच हो सकती है। तो इन सबों के लिए तो माध्यम टेक्नोलॉजी ही है और इसलिए इस पर विकास किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र के साथ जुड़ गई है और टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जो तेजी से सभी तक उस जानकारी को पहुंचा सकता है जिसकी हमें ज़रूरत है, चाहे शिक्षा हो, चाहे और किसी भी तरह की जानकारी हो। और जब स्किल एनहांसमेंट की बात है तो बहुत सी चीज़ें हम लोग रोज़ाना में भी अक्सर जो है ऑनलाइन सीख लिया करते हैं और ऐसे में टेक्नोलॉजी जो है हमें सिखाने का माध्यम भी बन गई है, हमारी टीचर भी बन गई है। तो टेक्नोलॉजी का रोल ना केवल बढ़ रहा है बल्कि आने वाले समय में शायद और भी ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है, चाहे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो या फिर अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात हो जो कि सरकार ने बनाए हैं एजुकेशन के लिए। और खास तौर पे हम सभी ने देखा कि पैंडेमिक यानी कि कोविड-19 के समय में किस तरह से डिजिटली जुड़ने से जो शिक्षा है उसका जो फ्लो है वो रुका नहीं बल्कि वो लगातार चलता रहा। 102.6 FM रेनबो पे आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। डॉक्टर सिंह ने अभी जिक्र किया था नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF का, और मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि उसके चेयरमैन श्री अनिल डी सहस्त्रबुद्धे उन्होंने क्या कहा है इसी विषय में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन के बारे में उनके क्या विचार हैं।
National Educational Technology Forum was envisaged as per NEP 2020. It has come in place. It is a platform where different players in the entire segment will come together. There will be exchange of ideas on the use of technology, validation of those technologies, enhancing the learning of students in a manner that it would be very easy and interesting for them. And that's why how we make use of the emerging technologies like augmented reality, virtual reality, extended reality, metaverse, as well as AVGC, audio-visual content, graphics. There will be also animation, animated content, and also comics, through which, right from school children, how we can teach them the very difficult subjects which are STEM, science, technology, engineering, and mathematics, which is very difficult to some of the students because there are no good teachers in remote areas. NATF will provide a platform for several edutech companies to come out with excellent content, which will be exciting, interesting, so that their interest will further grow in the process. And there will be a lot of exchange of ideas so that many people who would like to provide support, they are all required to come onto this platform. There will be a sandbox environment, there will be testing, and then it will be deployed for all people, all states, all universities, whether it is state or private, whether it is schools or high schools, everyone can make use of this technology-enabled learning for all of us. टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। जी हाँ, उम्र की इसमें कोई सीमा नहीं होती है, उसका कोई बंदिश नहीं होती है और उसका कोई बंधन नहीं होता है। और बंधन अब जो है ना वो बाकी भी जो है वो छूटते जा रहे हैं। ज्ञान अर्जन पे, एजुकेशन पे, डिग्री हासिल करने पे, पढ़ाई करने पे, इसके ऊपर बंधी जितनी सरहदें हैं, यहाँ तक कि फिजिकल सरहदें भी जो हैं वो भी मिटती जा रही हैं। डॉक्टर सिंह है हमारे साथ, डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं G20 और एजुकेशन के बारे में। डॉक्टर सिंह, आप हमें बताइए, एक नया कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। इतना नया भी नहीं है लेकिन अब आके तेजी से ये बढ़ रहा है, तो उसके बारे में हमें बताइए। स्वाति जी, बहुत वर्षों पहले इस पे एक योजना बनी थी यूजीसी में, जिसको हम पाई हेड कहते थे तब, प्रमोशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन अब्रॉड। और वो आप देखें तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, एक ट्रेडिशनल विजडम भी है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम भी है, और उसके अलावा भी अगर आप देखें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तो जिस प्रकार की शिक्षा हमारी होती है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, जो करिकुलम है, जो पेडागॉजी है, उसका लाभ दरअसल देश के, विश्व के उन भागों में पहुंचाया जा सकता है, जैसे खास करके अफ्रीका में, खास करके जो मिडिल ईस्ट का कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, जहां हमारे भारतीयों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कोशिश की जा रही थी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का पर्याय ये होता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड की, और खास करके वैसी गुणवत्तापूर्ण जो संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने मानक स्थापित किए हैं, उनमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उनका करिकुलम कैसा है, उनमें पेडागॉजी कैसा है, उसमें स्किल एनहांसमेंट पे बल कैसा है, उनमें शोध कैसा है, इन प्रैक्टिसों से हम उन प्रैक्टिसों से हम सीखें अपने, और सीखें मतलब कॉपी पेस्ट नहीं है, जाहिर तौर पर उस पर नवाचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि संदर्भीय है कि हमारी संदर्भ में हमारी क्या आवश्यकताएं, तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस जो होते हैं वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन होता है। उसमें शिक्षण व्यवस्था पर भी है, उसमें विद्यार्थियों के लिए भी है, और ये व्यवस्था जो है गुणवत्ता के लिए ही लाया जाता है। और चूंकि वैसे भी हम ऐसे विश्व में रहते हैं जहां हम एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, एक कॉस्मोपॉलिटन जो फ्रेम होता है, जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिकतावाद, तो हमारी सोच जो है वो लोकल तो है, लोकल समस्याओं पर आधारित तो है, परंतु एक वृहत सोच भी हो, कॉस्मोपॉलिटनिज्म जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपने देखा भी, अभी आपके एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे, जो आईआईटी के डायरेक्टर थे, कि ग्लोबल चैलेंजेस को पूरा करने के लिए आज हम ग्लोबल सिटीजनशिप की भाषा का प्रयोग करें, वैसी मनोवृत्ति हमारी हो। तो इसलिए ये जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन है, उस दिशा के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है, और यह एक प्रेरणा कदम कह सकते हैं इसको। जी, किसी ने कहा है टॉक लोकल थिंक ग्लोबल, तो सोच का जो दायरा है वो बड़ा होना चाहिए, और एजुकेशन उसका सबसे अच्छा माध्यम होती है, और यही एजुकेशन हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और लगातार बदलती हुई दुनिया में जब हम अपने आप को ग्लोबल सिटीजन समझते हैं, तो ऐसे में ग्लोबल इश्यूज के साथ भी हम जुड़े हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के साथ भी हम जुड़े हैं, और इन सभी से हमको जोड़ रखा है एजुकेशन में। एजुकेशन के बारे में और G20 के बारे में आज हम बात कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर। और निशा आ गई है
लेकर हमारे लिए इस हफ्ते की ताजा अपडेट्स। Hello listener, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. One World TB Summit was held at Rudraksh Convention Center in Varanasi. At the event, Prime Minister Shri Narendra Modi said that the spirit of the summit is same as that of the India's G20 presidency, that is Vasudhaiv Kutumbakam. एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली की भावना में झलकता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को इंटीग्रेटेड विजन दे रहा है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस दे रहा है। इसलिए ही प्रेसिडेंट के तौर पर भारत ने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अभी कुछ समय पहले ही भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ के विजन को भी आगे बढ़ाने की पहल की है और अब वन वर्ल्ड टीबी समिट के जरिए भारत ग्लोबल गुड के एक और संकल्प को पूरा कर रहा है। Meanwhile, Dibrugarh hosts G20 Research and Innovation Initiative Gathering Conference. The focus of the conference is building a sustainable and circular bioeconomy. The key focus areas of the conference are challenges and opportunities in agriculture, decarbonization of industries, bioenergy and bioresource management. At the event, Secretary, Department of Science and Technology, Dr. S. Chandrasekhar says, in order to truly achieve a sustainable circular bioeconomic model, we must look beyond technology advancement alone and consider innovative ways that combine both human ingenuity with natural resources. The Secretary, Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Dr. Rajesh Gokhale, talks about decarbonization of industry. Let's listen in. Indian chemical sector, which is one of the very important sector actually, about 70,000 to 80,000 molecules are produced by chemical sector. Now these molecules are produced under high pressure and high temperature conditions because of the mechanism by which synthesis are done actually. Now raw materials for all of these come from petrochemical industry. Now in future what is going to happen that the raw material available will not be available for it, and therefore one can adapt these to fermentation technologies where microbes can start producing industry. For example, we already know like cheese and others are produced by microorganisms, right? Similarly, chemicals and large number of molecules will be produced through microbial factories that will actually be utilizing metabolic pathways, and we use AI-based technologies that will be used in engineering of processes, and therefore the whole industry will slowly shift to biotechnological, microbiological, resource-based circular economy, where now carbon credits will actually go down because you won't use high temperature, high pressure conditions actually, and the factories will become more friendlier and easier to talk about it. Meanwhile, the second Environment and Climate Sustainability Working Group meeting is underway in Gandhinagar, with G20 member countries sharing best practices on water resource management. Let's listen to the experience shared by the G20 delegates at the event. It's a very useful exchange of experiences, best practices that the G20 countries and the guests share with each other about water management, water efficiency, improving water quality, the use of water, and we have heard examples from all over the world related to rivers, lakes, piped water, and I think it is really an assembly of the best practices in the world that the Indian G20 presidency is bringing together. It started on a very positive note, carrying on from the first meeting that took place in Bangalore in February. Today, the session really focused on sharing experiences between G20 member countries and invited guests on water resource management. So countries were sharing best practices in terms of initiatives that they are undertaking with each other. So I think in that it was a very fruitful session, and all of us learning
from each other what we're doing in that area. We're hopeful that we're going to make much progress in this second meeting. I'm dealing with the climate side in particular, and we have a lot on our plate, of course, because time is ticking. We all saw the report of the IPCC that came out, the synthesis report, telling us that we're absolutely not on track to respect our Paris Agreement goals. So it's very important that the G20 come together. We collectively represent 80% of world emissions, that we collectively tackle this issue for the sake of humanity. At the event, the Joint Secretary, Water Resources, Sri Subodh Yadav says, now this is one of the theme, and in this theme the first meeting was purely on the environmental aspects. This is the second meeting overall, but the water as a theme, this is the first time. And this theme, water is the main focus area. Various issues connected to the water, those are being discussed in addition to the general issues on environment. As far as the water is concerned, as you know, even the other countries, also G20 countries, they have come out with their best practices, which they have presented also. And even the other invitee countries also, they have also come out with their presentations. We have our presentation, India has presentation, which we'll also do. So the intention is that let there be convergence about the best practices, and then how those practices can be taken forward. Besides this, the second G20 Infrastructure Working Group meeting under G20 Indian Presidency has begun at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh. The focus area in this meeting is financing cities of tomorrow, inclusive, resilient and sustainable, along with other priorities outlined in the 2023 infrastructure agenda. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing off, and for more information, keep listening to Swati. थैंक यू निशा फॉर दी अपडेट्स। आप सभी सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। और आपसे मैंने पूछा था आज के कार्यक्रम में एक सवाल कि बिजनेस 20 की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो इसका सही जवाब है बिजनेस 20 की स्थापना साल 2010 में हुई थी। और ये ग्रुप जो है G20 के सबसे प्रोमिनेंट इंगेजमेंट ग्रुप्स में से एक है, और इसमें कंपनियां और बहुत बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और B20 जो है वो ग्लोबल बिजनेस लीडर्स को ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड गवर्नेंस के मुद्दों पर बात करने के लिए एनकरेज करता है। आज हमने बात की G20 और एजुकेशन के ऊपर, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कार्यक्रम का समय बहुत थोड़ा सा बचा है, चलते चलते एजुकेशन, G20, इन सभी से जुड़ी कोई बात अगर आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें। स्वाति जी, दो बातें जल्दी से कर लूं। पहली बात तो यह है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय का भी 100वां साल है, और चूंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करता हूं तो ये मैं बताऊं कि G20 के कारण ही और दिल्ली विश्वविद्यालय अपने तरीकों से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है। हम MOUs में लगे हुए हैं, स्टूडेंट एक्सचेंजेस कर रहे हैं, टीचर्स की कोलैबोरेटिव टीचिंग की ट्रेनिंग चल रही है, और कई ऐसे पटल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार के गुड प्रैक्टिसेस को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उस पर हमारा काम चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के स्तर पर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, और मुझे लगता है दर्शकों, आपके जो श्रोतागण हैं उनको सुनना चाहिए, वो ये है कि किस प्रकार से भारत का जो ये प्रेसिडेंटशिप है, इसके संख्यात्मक, मात्रात्मक भी कहें और तथ्यात्मक कहें या मूल्यात्मक, ये दोनों तरीके से आप देखें तो महत्व ये है कि किस प्रकार से भारत ने अभी प्रेसिडेंटशिप के साथ ही 125 देशों को साझा करके, खास करके विकासशील राज्यों को साझा करके, जिसको आप कहते हैं वॉइस ऑफ साउथ, वन वॉइस एंड वन पर्पस इज व्हाट इंडिया इज हेडिंग एंड लीडिंग इट to the G20. And similarly, India has also, under leadership of Prime Minister, what we have also done is कि हम गांव-गांव तक जन भागीदारी के आधार पर इन विचारों को मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जनता से भी, गांवों से भी, शहरों से भी, विश्वविद्यालयों से भी, नागरिक समाज से भी इस प्रकार की बातें जो हैं वो आएं और हम उससे लाभ प्राप्त कर सके। तो डीपली डेमोक्रेटाइजेशन का जो थियरी है वो मुझे लगता है G20 के माध्यम से खास करके देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बिल्कुल सही कहा आपने। और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है G20 की, उससे जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी, होने वाली तमाम गतिविधियां और सभी बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पे। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने का। धन्यवाद आपका स्वाति। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड पे यहीं पे विराम लगाते हैं।
अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।